अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि नाना जी की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। जुल्फ़कार बताते हैं कि नाना जी ने एक दफ़ा बताया कि जब मैंने नए नए अमलियात शुरू किए थे तो एक दफ़ा मुझे शाह साहब ने कुछ पढ़ाई दी। वो पढ़ाई कब्रिस्तान में करनी थी 41 दिन। चिल्ला ही था तकरीबन वो भी, लेकिन वो किसी को कैद करने का नहीं था। फिलहाल वो सिर्फ पढ़ाई थी कि आगे जब मैंने जिन्नात को या चुड़ैलों आफतों को, भूत प्रेत को निकालने या कैद करने के जब मैंने अमल करने तो उनके लिए चिल्ला होना ज़रूरी है। इसीलिए से जिन्नात दिखाई देते थे और हम कलाम होने थे। चिल्ला कब्रिस्तान में काटना था और रहना भी 41 दिन अकेले था। किसी से हम कलाम नहीं होना था। अपना ही सारा खाना पीना मैंने उस जगह पर ही रखना था जहां पर मेरा 41 दिन का चिल्ला था। वैसा हुआ कि नाना जी कहते हैं मैंने एक गांव उसका मुझे पता चला। मैं वहां पर गया तो गोरकन से मैं मिला। गोरकन का घर पहले कब्रिस्तान के पास ही होता था। वो घर उसने छोड़ दिया। वो कहता था कि मुझे जिन्नात बहुत तंग करते हैं, मैं यहाँ पर रह नहीं सकता, सो नहीं सकता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी जिन्नात बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कभी कभार हमारे बच्चों के साथ बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं। बच्चे बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कब्रिस्तान की दीवार से कूद कर आते हैं और आकर हमारे साथ खेलते हैं। फिर मेरे बच्चे बीमार रहने लग गए। बच्चों की चीज़ें कभी गुम हो जानी, कब्रिस्तान के मुझे कोनों से मिलनी, मेरे बच्चों के खिलौने, उनके जूते। तो वो डरने लग गया। जब उसने अपने बच्चों को बाहर निकालना बंद कर दिया तो जिन्नात उसके घर के अंदर आने लगे थे। फिर उसे किसी ने कहा कि ये घर छोड़ दो और तुम गांव की आबादी में घर बनाओ ताकि वहां पर जिन्नात के बच्चे तुम्हारे बच्चों को तंग ना कर सके। वो इतना खौफजदा हुआ कि उसने वो घर छोड़ दिया और गांव की आबादी में मस्जिद के पास उसने घर बनवाया। इसके बाद वो जिन्नात के बच्चे फिर उसके बच्चों के साथ खेलते नहीं थे। उस गोरकन का मुझे पता था। मैं इस गोरकन के पास गया और मैंने उसे कहा कि 41 दिन के लिए मुझे तुम्हारे इस घर की चाबी चाहिए। मैंने कब्रिस्तान में कोई पढ़ाई करनी है। वो मुझे जानता था कि मैं अमलियात वगैरह करता हूँ, शाह साहब के साथ होता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, हो सकता है इस बहाने उस घर से भी जिन्नात निकल जाएं जो इस घर में है। नाना जी कहते हैं कि उसने मुझे साफ बताया कि वहाँ पर जिन्नात बहुत हैं, बहुत सख्त जिन्नात हैं। वो रात को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, डराते हैं। तो आप देख लें, वो जगह पहले ही आसिफ ज़दा है। नाना जी ने कहा इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। इस आसिफ और जिन्नात को देखने के लिए तो मैं ये अमल कर रहा हूँ। फिर नाना जी ने उससे वो चाबी ले ली, शाह साहब से बात की कि मुझे इस तरह से एक कब्रिस्तान के पास ही घर का पता चला है। मिट्टी का एक ही कमरा, आगे छोटा सा सेहन है, तो पूरा घर है, छोटा सा है, कब्रिस्तान के बिल्कुल कोने पर, यानी कब्रिस्तान के दरमियान में ही है। सॉरी, कब्रिस्तान के साथ ही है बिल्कुल। तो अगर आप कहें तो मैं वहां पर अपना चिल्ला कर लेता हूँ। शाह साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपना 41 दिन का सामान वगैरह हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए क्योंकि 41 दिन आपने किसी से भी हम कलाम नहीं होना। नाना जी ने कहा ठीक है, मैं पूरी तैयारी करके ही जाऊंगा। तकरीबन नाना जी को 5-6 दिन लगे 41 दिन की पूरी तैयारी करते। खाने पीने का सामान, हर चीज़ अपनी वहाँ पर उन्होंने रख ली। हर ज़रूरत की चीज़ अपनी उस घर में रख ली। नाना जी कहते हैं कि जब मैं उस जगह पर सामान रख रहा था तभी मुझे पता लग गया था कि वहाँ पर बहुत शरारती जिन के बच्चे थे। मैं चीज़ें रख के जाता था, आता था, चीज़ें बिखरी होती थी, कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती थी, कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती थी, लेकिन चीज़ें गायब नहीं होती थी, ना ही कम होती थी। वो इतनी छेड़छाड़ ज़रूर करते थे कि चीज़ों को उठाकर उनकी जगह तब्दील कर देते थे। नाना जी कहते हैं कि अब वो 41वें दिन का पहला दिन था। रात तकरीबन पिछले पहर रात के मैंने पढ़ाई करनी थी। गांव खासा कदीम और पुराने दौर का गांव था, तो गांव के लोग जल्दी ही अपने घरों में चले जाया करते थे। वैसे भी जब से गोरकन के साथ मामलात हुए थे तो कब्रिस्तान वाली तरफ तो वैसे भी कोई नहीं आता था। तो नाना जी कहते हैं कि मैं निकला
उस घर से जैसे मैं बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कुछ छोटे छोटे बच्चे भाग कर एक कोने की तरफ गए हैं। नाना जी कहते मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, मुझे पता था ये जन्नात के बच्चे हैं, शरीर है, तंग करने वाले हैं। नाना जी कहते कि जब मैं कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, मेरे पीछे एक एक पत्थर छोटा छोटा फेंक रहे थे, शरारत कर रहे थे। बच्चों के हंसने की आवाज़ें तक गूंज रही थी। इतने में नाना जी कहते मैं दिन के वक्त एक जगह मखसूस कर ली थी जहाँ मैंने पढ़ाई करनी थी, बिल्कुल कब्रिस्तान की दीवार के पास, क्योंकि वो पढ़ाई कब्रिस्तान के दरमियान में बैठ के नहीं करनी थी, किसी एक अकेली दीवार या कोने के पास बैठकर करनी थी, जो शाह साहब ने मुझे बताया था। नाना जी कहते मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। पढ़ाई मैंने करनी थी, तकरीबन मखसूस तादाद थी, और उसको पढ़ते पढ़ते तकरीबन पहले दिन तो मुझे 2-2.5 घंटे लग गए। इतनी खौफनाक आवाज़ें आसपास गूंज रही थी, जैसे दूर कुत्ते भौंक रहे हैं और वो भागते भागते सारे बाहर आ गए हैं। माहौल में बिल्कुल सन्नाटा था। फिर एकदम से वो सारे कुत्ते जो थे, जैसे वो बाहर जमा होकर भौंक रहे थे, उनके भौंकने से कमरे का मंजर बहुत ज़्यादा डरावना सा हो गया। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से पूरे कब्रिस्तान में, नाना जी कहते हैं, जैसे हल्की हल्की सरगोशियाँ शुरू हो गई, जैसे कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। कब्रिस्तान का मंजर बहुत ज़्यादा डरावना सा लगने लगा। हल्की हल्की सरगोशियाँ मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे पता लग गया था मेरे आसपास जिन्नात हैं। मैंने पूरी तवज्जो के साथ अपनी पढ़ाई पढ़ी। मैंने आंख खोल कर देखा ही नहीं। जिससे मेरी पढ़ाई पूरी हुई, उठने से पहले मैंने आयतल कुर्सी का हिसार किया और चुपचाप कब्रिस्तान से बाहर निकल आया, क्योंकि मुझे पता था कि वहां पर जिन्नात हैं। अगर मैंने हिसार आसपास किया तो मुझे नुकसान देंगे। जिस टाइम मैं घर आया, आकर कमरे में लेट गया। थक गया था बहुत। कहते जैसे ही लेटूं, जिन्नात के बच्चे बार बार तंग करें, दरवाजे पर दस्तक दें, कभी खिड़की पर दस्तक दें, कभी कुछ करें, कभी कोई आवाज़ निकालें। नाना जी कहते मुझे शाह साहब ने मना किया था, मैंने किसी से भी हम कलाम नहीं होना, चाहे वो इंसान हो या जिन्नात। मैं चुप करके लेटा रहा। काफ़ी देर मुझे परेशान करते रहे। उसके बाद सन्नाटा छा गया, बिल्कुल खामोशी। मैं सो गया। थोड़ी देर ही सोया, फजर की अजान हुई, उठा, वजू किया, नमाज पढ़ी। जिस टाइम नमाज पढ़ रहा था तो मेरे आसपास काले स्याह छोटे छोटे पाँव थे बच्चों के। वो 3-4 थे। कभी सर भाग कर आते, कभी सर भाग कर आते। जाए नमाज के आगे नहीं आ सकते थे वो, लेकिन ना ही मेरे करीब आ सकते थे। मैंने ऊपर हिसार बंदी की हुई थी अपने, लेकिन अपने होने का एहसास दिला रहे थे। आसपास चीजें फेंकना, पत्थर फेंकना, ये हरकतें भी कर रहे थे और हंसते थे कहके लगा लगा कर। जो ही मैंने नमाज पढ़ी, फर्ज पढ़े, सलाम फेरा, दुआ मांगी, बिल्कुल खामोशी, कहीं कुछ भी नहीं था। मैं आके सो गया। इसी तरह से तकरीबन नाना जी कहते हैं कि 1-2 दिन गुजर गए। यही रूटीन रही। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती थी। कब्रिस्तान में बिल्कुल खामोशी होती थी पहले, फिर कुत्ते आते थे तो माहौल चेंज हो जाता था। जितनी देर मैं पढ़ाई करता था वो बाहर भागते थे, शोर मचाते थे, भौंकते थे और फिर दूर चले जाते थे। वो बाहर भौंक रहे होते थे और उसके साथ साथ कब्रिस्तान के अंदर भी हलचल महसूस होती थी। नाना जी कहते हैं जिस दिन 4था-5वां दिन था तो मैं ऐसे पढ़ाई कर रहा था, तो जिस दीवार के साथ मैं पढ़ाई कर रहा था उसके कोने के ऊपर एक दरख्त था। बाकी दरख्त जो थे ना वो हिल रहे थे, ना हवा तेज थी। वो दरख्त जोर जोर से हिलने लगा और उसके जो पत्ते थे वो भी जैसे हवा में उड़ने लगे। कोई इधर गिर रहा था, कोई इधर गिर रहा था। इसके साथ आज कुत्तों की आवाज़ें नहीं थी, आज एक अजीब सी आवाज़ थी। आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी औरत की आवाज़ है और वो बहुत भारी आवाज़ निकाल कर रो रही होती है। तभी नाना जी कहते हैं कब्रिस्तान की दीवार के पास, कब्रिस्तान के बाहर की तरफ से एक औरत खड़ी हुई मुझे नजर आई। नाना जी कहते हैं नज़र मेरी उस पर हल्की से ही पड़ी और वो इतनी हैबतनाक थी, वो इतनी खौफनाक थी कि वो कब्रिस्तान की दीवार के उस पार खड़ी थी। काला स्याह जला हुआ चेहरा था, सफेद आंखें थी, पुराना सा लिबास पहना हुआ था, मिट्टी लगी हुई थी लिबास पे, बिखरे हुए बाल थे।
وہ اس قبرستان کی مخلوق نہیں تھی، شاید اس کا گزر بسر تھا اس راستے سے، کیونکہ آج سے پہلے میں اتنے دن سے پڑھائی کر رہا تھا، مجھے اس مخلوق کی موجودگی محسوس ہوئی ہی نہیں۔ شریر جنات تھے جو درختوں پر رہتے تھے، ان کی موجودگی کا پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا۔ ان کے بچے، بڑے جنات تنگ نہیں کرتے تھے اتنا جتنا بچے تنگ کرتے تھے۔ آج میں نے اس مخلوق کو پہلی بار دیکھا، یہ ہٹ ہی نہیں رہی تھی، یہ وہاں پر کھڑی ہوگی، اور یہ خوفناک بات تھی میرے لیے، کیونکہ گورکن نے بھی صرف اور صرف جنات کے بچوں کے بارے میں ہی بات کی تھی، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس نے کوئی عورت بھی دیکھی ہے۔ وہ باہر کھڑی رہی، میں پڑھائی کرتا رہا، بڑی خوفناک آوازوں میں پہلے روتی رہی، پھر سسکیاں آہستہ 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 کرتی کھڑی رہی، ہلتی نہیں تھی، جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہے۔ میری پڑھائی پوری ہوئی، وہ ابھی بھی کھڑی تھی۔ میں اٹھا، میں نے اپنے اوپر حصار کیا۔ جس ٹائم میں نے اپنے اوپر حصار کیا، اس نے میری طرف کمر کر لی، دوسری طرف منہ کر لیا۔ میں چپ چاپ وہاں سے نکل کر گھر کے اندر آ گیا۔ آ کر میں نے دروازہ بند کیا، دروازے کے اوپر بھی حصار کر دیا۔ اس حصار سے یہ تھا کہ جنات کے بچے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ میں خود ہی میں حصار نہیں تھا کرتا کہ یہ لگے رہے بھاگتے رہے، میں ان کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، لیکن یہ مخلوق اتنی سخت تھی کہ مجھے وہاں پر حصار بندی ضروری تھی۔ شاہ صاحب نے مجھے سمجھایا تھا، قبرستان کے اندر کی کوئی بھی مخلوق ہوگی، یہ پڑھائی کرو گے وہ تنگ نہیں کرے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو قید کرنے کے لیے پڑھائی نہیں کر رہی، یہ چلا کشی کسی کی قید کا نہیں ہے، یہ صرف ایک پڑھائی ہے تو جنات اپنا آپ ظاہر لازمی کریں گے۔ لیکن اگر کوئی مخلوق باہر کی ہوئی تو پھر تم نے حصار بندی لازمی کرنی ہے، اپنے اوپر بھی اور اس جگہ پر بھی جہاں پر تم پڑھائی کر رہے ہو، کیونکہ گزرگاہ میں جو مخلوق ہوتی ہیں وہ بہت سخت ہوتی ہیں، وہ نقصان پہنچا دیتی ہیں، چاہے ان کو قید کرو یا نہ کرو۔ نانا جی کہتے مجھے پتا تھا کہ مجھے تنگ کرے گی، کہتے تھوڑی دیر گزری تو باہر سے آوازیں آنے لگ گئیں، جیسے وہ پکار رہی تھی، بڑی دور سے آئی ہوں، پانی دے دو۔ پہلے پانی مانگتی رہی، کافی دیر پانی مانگتی رہی، آواز صحن میں گونج رہی تھی اس کی، جبکہ وہ اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دیوار کے پاس ہی کھڑی ہو کر بول رہی تھی، کبھی پانی مانگتی، کبھی کھانا مانگتی، کبھی کوئی چیز مانگتی۔ میں نے تو جواب دینا نہیں تھا، مجھے سختی سے منع تھا، میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ باہر کون ہے کون نہیں ہے، یہ وہ۔ کافی دیر تقریباً وہ باہر کھڑی رہی، آوازیں دیتی رہی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی۔ ابھی حصار بندی میں اندر تو آ نہیں سکتی تھی، تھک ہار کر وہ چلی گئی۔ خاموشی ہوگی، فجر کا ٹائم ہوا، میں اٹھا، میں نے نماز پڑھی۔ آج اس گھر میں جنات کے بچے بھی داخل نہیں ہو سکے کیونکہ حصار بندی کی گئی تھی، لیکن باہر ان کا خاصا شور شرابہ تھا، بھاگ رہے تھے، اچھل رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے۔ اس کے بعد نانا جی کہتے ہیں 3-4 دن بڑے آرام سے گزر گئے، نہ مجھے جنات کے بچوں نے تنگ کیا۔ ہاں، ایک آدمی نما مخلوق نظر آتی تھی، جن تھا وہ، جیسے میں پڑھائی کرتا تھا وہ قبرستان میں مجھے دور کبھی کھڑا نظر آتا تھا، کبھی بیٹھا نظر آتا تھا، ہوتا قبر کے پاس ہی تھا، ایک مخصوص حصے میں۔ 2-3 بار میں نے اسے دیکھا، اس پر میری نظر پڑی، کبھی اس کا قد بہت لمبا ہو جاتا تھا، کبھی اس کا قد نارمل ہو جاتا تھا، آنکھیں چمک رہی ہوتی تھی۔ نانا جی کہتے کچھ ان مخلوقات سے مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن شاہ صاحب نے مجھے اس طرح سے سمجھایا تھا، اس طرح سے وہ میری ٹریننگ کر رہے تھے کہ میرا دل سے ان کا ڈر نکل گیا تھا۔ ورنہ جب میں نے یہ چلا شروع کیا تھا اس وقت بھی میرے دل میں بہت خوف تھے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ خیر، نانا جی کہتے کہ وہ مجھے اکثر نظر آتا، کرتے کراتے 11 دن ہو گئے۔ 11ویں دن کے بعد جب اگلے حصے کی پڑھائیاں شروع ہوئیں تو جب بھی قبرستان میں پڑھائی کرنے آتا تھا بہت تیز ہوا چلنے لگ جاتی تھی، اتنی تیز ہوا چلتی تھی جس طرح سے مٹی اڑتی ہے، اور ایسا لگ رہا تھا بہت سے لوگ آس پاس بول رہے ہیں، دکھائی کوئی نہیں دیتا تھا، کبھی ہونا تو کچھ پرچھائیاں دکھائی دینی جو ایک طرف سے آتی ہیں لائن بنا کر دوسری طرف چلی جاتی ہیں، قبروں کے بیچ میں سائے کھڑے نظر آنا پھر غائب ہو جانا۔ ابھی تک یہی سب چل رہا تھا۔ نانا جی کہتے لیکن اب گھر کے اندر جب میں جاتا تھا سونے کے لیے، جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، گھر کے اندر بہت ٹھنڈ ہونے لگ گئی، باہر موسم بالکل نارمل ہوتا تھا،
उस घर का टेम्परेचर मौसम बहुत मुख्तलिफ होने लग गया। इतना सख्त ठंडा मौसम होने लग गया कि जैसे वो इतनी सख्त मुझे सर्दी लगती थी कि मैं रज़ाई लेकर आया था, सर्दियों के दिन थे, इसके बावजूद उस रज़ाई में भी मुझे ठंड लगती थी। ऐसे लगता था कि शदीद तरीन जैसे आंधियाँ चल रही हैं, शदीद तरीन जैसे ठंडी हवाएं चल रही हैं जो चारों तरफ फैली हुई हैं, और उनके साथ हल्की चीखों की आवाज़ें भी होती थी। अब मैं डर के मारे जब अपने ऊपर हिसार करता था तो मुझे कुछ ठंड कम लगने लगती थी। फिर ऐसे ही करते कराते और आगे दिन गुजरने लगे। नाना जी कहते हैं अब आगे आगे जैसे काम बढ़ रहा था, जिन्नात ज़्यादा तंग करने लगे। कभी ऐसा लगना कि 2-3 मर्द हैं, आदमी हैं, वो सामने कोने में कब्र की खुदाई कर रहे हैं। इतने उनके काले स्याह रंग होते थे, काले स्याह जिस्म होते थे, ऊपर बाल होते थे, कद बहुत लंबे होते थे। सिर्फ मुझे डराने के लिए कि किसी तरीके से मैं ये चिल्ला इधर ही बंद कर दूं और ये चिल्ला पूरा ना हो। फिर नाना जी कहते हैं उन्होंने मुझे बहुत डराना शुरू कर दिया। जैसे वो कब्र खोद रहे होते थे, फिर उस कब्र के पास बैठ के वो रोते भी थे, और उन मर्दों की रोने की आवाज़ें इतनी खौफनाक होती थी कि नाना जी कहते हैं एक दफ़ा दिल दहल के रह जाता था, गूंजने लगती थी उनकी आवाज़ें। फिर कभी कोई चढ़कर दीवार पर बैठ जाता, कभी ऐसा लगता कोई कब्र के आसपास चल रहा है, कोई खड़ा है। पाँव ऐसे थे जैसे जानवर के पाँव होते हैं, आगे से नोक वाले, वैसे उनके हाथ और पाँव थे। नाना जी कहते हैं एक का तो चेहरा भी बहुत डरावना था, जैसे गाय का चेहरा होता है, बहुत बड़ा सर और मुंह था उसका। फिर कुछ दिन वो मुझे ऐसे डराते रहे, सामने आते रहे, लेकिन ना मैंने उन्हें पुकारा, ना मैंने उन पर हिसार किया, ना मैंने उन्हें तंग किया। वो भी आना फिर बंद हो गए। जैसे जैसे काम आगे बढ़ने लगा, वो जो औरत बाहर आकर खड़ी हुई थी चुड़ैल आफत, वो मुसलसल आने लगी। जिस टाइम मैं पढ़ाई करता था पता नहीं वो कहाँ से आती थी, वो जाहिर हो जाती थी फौरन। ऐसा लगता था कि शायद ये गुजरगांव उसकी है या इसका इस दीवार पर बसेरा है, कोई मामला था। खड़ी रहती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल करीब होकर खड़ी होना शुरू होगी दीवार के। यानी अगर इस तरफ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो दीवार कब्रिस्तान की बहुत ऊंची नहीं थी, बस 3-3 फीट की दीवार थी। उसके साथ वो आकर खड़ी हो जाना, कभी हंसना कहके में, कभी खौफनाक आवाज में रोना। अभी फिलहाल मुंह से मेरे सामने कुछ नहीं बोलती थी। जिस टाइम उस घर के अंदर जाता था फिर मुझसे मांगती थी, पानी और दूध मांगती थी बहुत ज़्यादा। पानी दे दो, मेरे बच्चे के लिए दूध दे दो, ये लफ्ज़ बोलती थी। और ऐसा लगना जैसे दरवाजे के ऊपर पंजे मार रही है। फिर ये काम शुरू हो गया जब आखिरी 10 दिन शुरू हुए। जैसे मैं चिल्ला करके पढ़ाई करके अंदर आता था, बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती थी, मेरे घर वाले होते थे। जैसे कभी मेरे अब्बू की आवाज़ में बोलना, कभी मेरे भाई की आवाज़ में बोलना, मुझे पुकारना वाज़े तौर पर, किसी तरीके मैं घर से बाहर निकलूं, उस हिसार से बाहर निकलूं और वो मखलूक मुझे जान से मार दे। नाना जी कहते हैं जब वो औरत आकर खड़ी होती थी मेरा सर थोड़ा भारी होने लगता था। हालांकि मैं हिसार में होता था, लेकिन मेरे कंधे और मेरा सर बहुत भारी हो जाता था, क्योंकि वो बड़ी सख्त मखलूक थी, वो कोई आम मखलूक नहीं थी। नाना जी कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि जैसे ये मैं पूरा करूंगा ये काम, मैं शाह साहब से इजाज़त लेकर सबसे पहले इस मखलूक को यहाँ से निकालूंगा, कि कोई भी अगर भूला भटका रात के वक्त कब्रिस्तान की तरफ आ जाए ये तो उसको जानी नुकसान दे देगी। इसी तरह से अब आखिरी दिन चल रहे थे बिल्कुल पढ़ाई के। मैंने बहुत वक्त गुजार लिया उस घर में, पूरा महीना गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जिन्नात हर तरह से डराने की कोशिश करते थे। आग के शोले नजर आते थे, जैसे आग के गोले मेरे पास आ रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन गायब हो जाते थे। फिर उसके बाद आखिरी दिन था जब मैंने पढ़ाई की। आखिरी दिन की पढ़ाई के बाद मैंने उस घर में सोना नहीं था। तकरीबन सामान ख़त्म होने वाला था। मैंने 41 दिनों की हर खुराक एक अजीब पूरे अंदाज में बना कर रखी थी, पूरी तरतीब के साथ। ये ऐसे ऐसे इसको इस्तेमाल करूँगा तो 41 दिन पूरे हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। आज 41वीं रात थी अमल की। आज मुझे कब्रिस्तान में बहुत से छोटे बच्चे नजर आए, कब्रों के पास खेलते हुए, भागते हुए आधी रात के वक्त।
हंसते हुए। उनके साथ साथ मुझे कुछ मर्द हजरात भी नजर आए। कोई किसी दरख्त के नीचे खड़ा है, कोई जैसे बच्चों को बुला रहा है, कोई जैसे कब्रों के दरमियान में फिरे। ये सब जिन्नात थे, मैं जानता था। और फिर वो बाहर आकर खड़ी हो गई। उसके आने से पहले वो सारे जिन्नात अपने बच्चों को भी लेकर चले जाते थे, गायब हो जाते थे। किसी बच्चे की उसके आने के बाद आवाज नहीं आती थी। जैसे वो मखलूक जाहिर हुई, पूरे कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। नाना जी कहते कि आज मैंने उठकर जाना था, मुझे ये था कि कहीं ये मेरे पीछे ना आ जाए, ये बड़ी सख्त मखलूक है। आज वो बहुत डरावनी लग रही थी और बहुत डरावनी अंदाज में बिल्ली की आवाज में बोल रही थी, जैसे बिल्ली बोलती है, म्याऊं म्याऊं करती है। पहले म्याऊं म्याऊं करती रही, फिर वो ऐसे जैसे बिल्ली भारी सांस लेती है, एक मखसूस सी आवाज आती है, वो सब करने लगी। आज वो सामने जैसे खड़ी होकर अपने हाथ चाट रही थी। वो इतनी डरावनी थी कि अगर कोई आम इंसान उसे देख लेता तो शायद वो जिंदा ही ना बचता। नाना जी कहते हैं तो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी खौफनाक वो औरत थी, जान की चांदनी थी, रोशनी थी, हर तरफ दिखाई दे रही थी। पूरा शहर खामोशा वीरान पड़ा था। बस उल्लू के बोलने की आवाजें जो दरख्तों पर रात गुजारते थे वो आवाजें सुनाई दे रही थी। नाना जी कहते 3:30 पौने 4 के करीब में उठा। जैसे कब्रिस्तान से बाहर निकला, घर के ऊपर तो मैं ताला लगा चुका था, क्योंकि मैं सारा अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने पास ही लाकर रख ली थी। शाह साहब ने मना किया था कि 41वीं रात में अंदर भी नहीं जाना। मैंने वही किया। मैं अपना सारा सामान लेकर बाहर आया था। उस घर की चाबी बस मेरे पास थी, जो मैंने सुबह जाकर उस आदमी को देनी थी जिसका ये घर था, गोरकन का। फिर मैं जैसे जैसे चलता हुआ जा रहा था, वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मेरे पीछे चलती चलती छन छन करती, कभी चूड़ियों को हिलाती, कभी आवाज़ें निकालती, वो जा रही थी चलती हुई। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल पीछे हो जाती। कभी कभी ऐसा लगता कान के पास सांस ले रही है, कभी ऐसा लगता कि बिल्कुल मेरे साथ चल रही है। नाना जी कहते कि मैं चलता चलता मैंने पूरा गांव क्रॉस किया। वो पूरे गांव में मेरे साथ थी, मेरे पीछे थी। कभी ऐसा लगता कि बिल्कुल मेरे करीब आकर चल रही है। फिर थोड़ी सी दूर हो जाना जब मैं दिल में पढ़ाई करता था। फिर नाना जी कहते आखिरकार मैं शाह साहब के उजरे पर पहुंचा। जो ही पहुंचा, वो उसी गली के कोने के ऊपर खड़ी थी, मेरे पीछे तक नहीं आई। मैं अंदर गया, जाकर शाह साहब से मुलाकात की। वो फजर के लिए तैयार थे, तहज्जुद पढ़ चुके थे, दुआ मांग रहे थे। मैं अंदर दाखिल हुआ तो शाह साहब ने कहा कि मेरे साथ हम कलाम हो सकते हो। मैंने उन्हें माजरा बताया कि वो मेरे पीछे तक आई है, गली के कोने तक आई है। शाह साहब ने कहा कि वो मखलूक बड़ी सख्त है, चुड़ैल आफत है, जिसका उस रास्ते पर बसेरा है। वो आधी रात को कब्रिस्तान की उसी दीवार के पास बैठी रहती है, या नजर आती है, या लोगों को डराती होगी, जो भी है। लेकिन वो कब्रिस्तान के अंदर नहीं रहती है, वो कब्रिस्तान के बाहर की या भी पिछल पैरी छोड़ेगी। नाना जी कहते हैं शाह साहब ने मुझे कहा कि वो आपने फजर की नमाज पढ़कर आराम से जाकर सो जाना है। सुबह फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो पढ़ाई की है, जो चिल्ला की है, वो कंप्लीट है या क्या है। नाना जी कहते हैं मैं जाकर सो गया। जो ही मैं नमाज वगैरह पढ़ी, जाकर सोया। अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा लगा कमरे में चारपाई पर कोई चादर लेकर लेटा हुआ है। नाना जी कहते हैं कि मेरे कमरे में तो कोई आता नहीं था, कोई सोता नहीं था। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि कोई मेरे कमरे में आता या सोता। नाना जी कहते हैं मैंने जैसे दरवाज़ा बंद किया, पलट कर देखा तो चादर एक तरफ पड़ी थी, चारपाई खाली थी। नाना जी कहते मैंने आयत कुर्सी पढ़ी। आयत कुर्सी पढ़कर मैं लेट गया। थोड़ी देर गुजरी, ऐसा लगने लगा कोई चारपाई को धकेल रहा है नीचे की तरफ। वाज़ेह तौर पर चारपाई नीचे की तरफ हुई। नाना जी उठे, चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नहीं। फिर चारपाई ठीक की। कहते फिर लेटा, फिर चारपाई जैसे पाँव की तरफ किसी ने उठा दी ऊपर की तरफ। तंग कर रही थी वो, जो भी था। नाना जी जरा उठे और गुस्से में बोले कि कौन है जो मुझे यहाँ पर तंग कर रहा है, सामने आओ मैं तुम्हें बताऊं। फिर नाना जी कहते जैसे मैंने ये बात कही, एकदम से मेरे कमरे की खिड़की खुल गई जो बंद थी। बाहर अभी रोशनी नहीं हुई थी, क्योंकि सर्दी की रातें थी। शक हवा का झोंका अंदर आया तो बाहर दूर अंधेरे में मुझे एक औरत खड़ी हुई नजर आई। चेहरा ढका हुआ था,
नाना जी कहते जिस टाइम मैंने उसे देखा मेरे दिल की धड़कन बड़ी तेज हो गई कि ये यहाँ पर भी मेरे पीछे आ गई है, तो मेरे पीछे लग गई है, मैं क्या करूं। कहते मैंने थोड़ा सा हौसला रखा, हिम्मत रखी, आयतल कुर्सी पड़ी और खिड़की बंद कर ली। इससे हम कलाम नाना जी कहते मैं हुआ ही नहीं। बाहर खिड़की के पास खड़ी होकर मुझे पुकारती रही, मेरा नाम लेती रही और कहती रही कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम्हें लेकर ही जाऊंगी, देख लूंगी कौन मुझे रोकता है। नाना जी कहते मैं चुप करके सुनता रहा। सुबह जब हुई मैं जागा, मैंने शाह साहब को बताया। शाह साहब कहते हैं मुझे पता है वो मखलूक यहाँ पर दाखिल हुई थी। जिस वक्त आप अपने कमरे की तरफ जा रहे थे उससे पहले ही मुझे खादिम ने आकर बताया था कि कोई औरत है जो नाना जी के कमरे के बाहर बैठी है। जब मैं उठाने के लिए गया हूँ तो वो गायब हो गई है। शाह साहब कहते मैं देखना चाहता था कि इसमें इतनी हिम्मत है कि ये अंदर आ गई है, आगे क्या करती है, इसको मैं कंट्रोल कर लूँगा। शाह साहब ने नाना जी को कहा कि आज रात आपने उसी कमरे में सोना है, बाकी फिर इस मखलूक को मैं देख लूँगा। वो अभी भी इधर मौजूद है, आपके पीछे आई है, क्योंकि वो अभी तक यही समझ रही थी कि आप उसको कैद करने के लिए आए और आपकी पढ़ाई से उसे बहुत तकलीफ हुई है। उसका जो वहाँ पर बसेरा था उस दीवार पर, वो बसेरा भी ख़त्म हो गया है, इसलिए वो आपके दुश्मन बन के आपके पीछे आई है। पिछल पैरी चुड़ैल आफत है, कई लोगों को भी नुकसान पहुंचा चुकी है ये। उस गांव के लोग भी इसके बारे में जानते हैं कि कब्रिस्तान के बाहर वाले हिस्से में एक चुड़ैल है। नाना जी कहते हैं कि मैं जैसे ही रात हुई कमरे में गया, कमरे में दाखिल हुआ। आज कमरे में चारपाई पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही आधी रात हुई बाहर से आवाज़ें शुरू। बाहर कोई जैसे पाँव में पायल पहनकर छन छन करता, कभी कोई इधर जा रहा है, कभी कोई उधर जा रहा है। उसके बाद उसकी बड़ी खौफनाक भारी आवाज़ निकली जैसे कोई मर्द बोलता है, और वो मुझे कह रही थी कि मैं डरती नहीं हूँ, मैं देखूंगी कौन मुझे रोक लेगा, तुम्हें तो मैं साथ लेकर जाऊंगी। नाना जी कहते मैं चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर के बाद मुझे शाह साहब की आवाज़ आई। शाह साहब ने मुझे बुलाया। मैं उठा, बाहर निकला, शाह साहब खड़े थे और वो जो औरत के रूप में जाहिर हुई थी उसकी चोटी शाह साहब ने काट दी थी। शाह साहब कहते हैं कि मुझे पता था कि ये आएगी और इसको मैं पहले कैद नहीं था करना चाहता, लेकिन अब इसको कैद करना ज़रूरी है। इसने बहुत से लोगों को नुकसान दिया और ये आपको मारने के लिए आई थी कि जिस वक्त आप हुजरे से बाहर निकलते ये आपको जानी नुकसान पहुंचा देती। अगर गलती से भी आप हिसार में ना होते तो ये आपको जानी नुकसान दे देती। ये इतनी सख्त मखलूक थी और ये बदले के लिए इंसान के पीछे कई अरसे तक रहती हैं। शाह साहब ने पढ़ाई की, उसकी चोटी काट दी और शाह साहब ने उसको कैद कर दिया। जो उसकी कटी हुई चोटी थी वो काले रंग के कपड़े में बांधी गई। अगले दिन शाह साहब ने जाकर खुद अपने हाथों से उसको एक वीरान कुएं में फेंकना था ताकि कभी भी वो वहां से निकल ना सके। उस रात जब शाह साहब ने उसकी चोटी काटी, इतने खौफनाक परिंदे बोल रहे थे, इतने खौफनाक परिंदे बोल रहे थे जिसका हिसाब ही नहीं। जिस वक्त शाह साहब ने उसकी चोटी काटी थी, शाह साहब बताते हैं उसी वक्त अपने इस रूप में आकर गायब होने लगी थी, लेकिन मैंने पहले ही चारों तरफ हिसार कर दिया था। शाह साहब ने उसे अपने ही एक हुजरे के पीछे एक बंजर दरख्त था वहां पर कैद कर दिया था कि हमेशा के लिए यहीं पर कैद रहे, ना निकले, ना लोगों को नुकसान दे। उसकी चोटी वाला जो कपड़ा था जो बांधा हुआ था, वो शाह साहब ने वक्ती तौर पर मिट्टी खोद कर उसके अंदर रख के ऊपर ईंट रख दी और ऊपर हिसार कर दिया खुद अपने हाथों से। वो इतनी सख्त मखलूक थी कि उसको हाथ भी कोई और नहीं था लगा सकता। नाना जी कहते बड़ा खौफनाक मंजर था वो। जब वो औरत के रूप में आती थी तब वो बिल्कुल नौजवान होती थी, लेकिन जब उसकी चोटी कटी तो वो सफ़ेद और काले मिक्स बाल थे, जैसे किसी बूढ़ी औरत के बाल होते हैं। रात और उस तक के करीब से रोने की आवाज़ें गूंजती रहीं कि क्या वो कैद हो चुकी थी। फिर अगले दिन जब रोशनी हुई 12 बजे से पहले पहले शाह साहब ने मुझे साथ लिया। साथ 2 खादिम थे। एक गांव के वीरान कुएं की तरफ गए। उस कुएं में पानी नहीं था, बड़े अरसे पहले इस कुएं का पानी खत्म हो चुका था।
उसमें उसकी चोटी फेंकी। चोटी फेंकने के बाद शाह साहब ने ऊपर हिसार कर दिया। नाना जी कहते हैं कि जिस वक्त शाह साहब ने उसकी वो कटी हुई चोटी जो थी वो उसके अंदर फेंकी, एक खौफनाक चीख गूंजी थी। इतनी अजीब वो चीख थी कि जैसे हवा को चीरती हुई बाहर आ रही हो। फिर शाह साहब ने वहां पर पढ़ाई करके कहा कि कोई पीछे पलट कर नहीं देखेगा। हम लोग वापस आ गए। फिर शाह साहब ने चेक करके मुझे बताया कि जो मैंने वहां पर अमल किया था मेरा वो बिल्कुल पूरा हुआ। और नाना जी कहते हैं कि शाह साहब ने कहा कि बहुत अच्छा किया जो हम कलाम नहीं हुए किसी के साथ। ये इस अमल की पहली शर्त थी जो आपने पूरी की है। अब ऐसी कोई भी मखलूक आपके करीब तक नहीं आ सकती क्योंकि अमल पूरा हो चुका है और मैंने इसको कबूल भी कर लिया और आपको उसकी इजाजत भी दे दी। फिर नाना जी कहते हैं कि अक्सर जब मैं उस दरख्त के पास से गुजरता था तो मुझे रोने की आवाज़ें आती थी और किसी को भी सुनाई नहीं देती थी, लेकिन नाना जी कहते हैं कि वो मेरी वजह से ही वहाँ पर कैद हुई थी। ये नाना जी की एक कहानी थी उनकी अपनी ज़िंदगी की। जब उन्होंने अमलियात शुरू किए, छिले निकालने शुरू किए, पढ़ने शुरू किए, तो ऐसे ऐसे मामलात होते थे। नाना जी हमेशा हमें बताते थे कि जिन्नात के छिले करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, ये बहुत तंग करते हैं। और अल्लाह ना करे अगर कोई इंसान बड़ा बहादुर बन के चुड़ैल का चिला करे। हाँ, अगर आपके पीछे कोई है, आपके साथ कोई रूहानी बड़ी गद्दी जो ये चिले कर चुके हैं, फिर तो वो कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ देखा देखी और सुना सुनाई जो लोग उठकर ये काम करने लगते हैं हमेशा नुकसान उठाते हैं। ये नाना जी की कहानी थी। नाना जी कहते कि ये वो पहला चिला था जिसमें मैंने चुड़ैल को देखा था आंखों से और मैं डरा भी था जो मैंने आपको सुनाई। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो आमिल हजरात होते हैं बड़ी हिम्मत करके वो ये काम करते हैं। पूरी दुनिया को तर्क करना पड़ता है इन चीज़ों में जाने के लिए, क्योंकि इंसान या तो दुनिया रख सकता है या ये चीज़ें। फिर जो लोग इन कामों में पड़ते हैं फिर उनकी अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अजीब सी हो जाती है, अधूरी सी रह जाती है। इसीलिए कहते हैं कि आमिल बनना ना तो हर बंदे के बस की बात होती है और ना ही हर बंदे को बनना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग नुकसान भी उठाते हैं। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसी ही कहानियाँ मैं लाती रहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।